हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में साइंस की एग्ज़ाम आइडिया के सैम्पल नंबर 12 से 16 करेंगे। मैंने आपको अभी तक सेक्शन ए करवा रही हूँ, तो ये वीडियो नंबर 3rd है। इसमें सेक्शन नंबर ए करेंगे, जिसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, रिएक्शन कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है? एक्वस पोटाशियम आयोडाइड। देखिए, पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है? KI। और कैसा है ये एक्वस का मतलब? मैंने इसका पानी में घोल बना रखा है। एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 की ट्वाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि Pb की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और NO3 की होती है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? ये PbNO3 की ट्वाइस। और ये भी क्या है बेटा? एक्वस। तो हमें क्या मिला? येलो पीपीटी मिला है। कैसा मिला है? येलो पीपीटी। ये देखो, पीबी ने आई के साथ रिएक्शन किया, आई की वैलेंसी -1 होती है, तो पीबी ने आई के साथ किया तो क्या बनाया? PbI2। और के ने NO3 के साथ किया, के की भी वैलेंसी +1, NO3 की -1, तो KNO3 बनेगा। बन गया ये हमारा। अब हमसे पूछ रखा है, ये येलो पीपीटी बना है जिसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। बन गया। सबसे पहले आप रिएक्शन को कर लेंगे, ठीक है? फिर आगे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। देखो, हमने ये एक्टिविटी करी। अब इसने कहा है अगर लेड नाइट्रेट ना हो तो मैं किसका यूज करूंगी लेड नाइट्रेट के अलावा? तो इसमें आपको लर्न रखना है बेटा लेड एसीटेट, क्योंकि इसको मिला के भी कौन सा फॉर्मूला बनता? इसको मिला के भी अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगी उससे भी हमारा येलो पीपीटी ही आएगा। इसलिए अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? लेड एसीटेट का। नेक्स्ट देखिए, ए सैंपल ऑफ सोइल इज मिक्स विद वाटर एंड अलाउड इट टू सेटल। देखो भाई, मिट्टी है, मिट्टी को हमने लिया, ठीक है, और मैंने उसको सेटल कर दिया पानी में डाल के। आपको पता है मिट्टी को पानी में डालूंगी, थोड़े टाइम बाद क्या होगी? मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाएगी, और फिर क्लियर सुपर नेटेड सॉल्यूशन, और फिर ऊपर सॉल्यूशन कैसा होगा? बिल्कुल क्लियर। टर्न्स द पीएच पेपर। अब ऊपर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर मैं पीएच पेपर डालती हूँ तो पीएच पेपर कैसा है? येलोइश ऑरेंज। कैसा हो गया? येलोइश ऑरेंज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। देखो भाई, हमारे पास पीएच पेपर कैसा है? येलोइश है। अब उसको ग्रीन बनाना है हमें। कैसा बनाना है? ग्रीन। देखो, डार्क होने में, डार्क कब होता जाता है? जब उसमें बेस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बेस। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या डालूंगी? देखो भाई, क्या डालूंगी उसको बेसिक बनाने के लिए? देखो, आपने याद किया होगा, पहले कलर क्या होता है पीएच का? रेड। पहले डार्क रेड होता है, फिर रेड रेड, और धीरे धीरे करके रेड थोड़ा सा फेड हुआ तो क्या बनता है? ऑरेंज। ऑरेंज से ऑरेंज येलो, फिर येलो, फिर 7 पे ग्रीन हो जाता है। वो 7 पे ग्रीन होने के बाद फिर दोबारा से कलर इंक्रीज डार्क होने शुरू होते हैं, और वो लास्ट में वॉयलेट तक चला जाता है। तो मतलब बेसिक की तरफ जैसे जैसे आएगा, 7 से ऊपर होएगा, उसके कलर डार्क होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर आता है वो कब आता है? बेसिक में। तो इसका मतलब देखो, मिट्टी में मिट्टी का कलर पहले येलोइश ऑरेंज है, इसका मतलब मिट्टी का नेचर कैसा है? एसिडिक। तो एसिड को पीएच पेपर को ग्रीनिश ब्लू बनाने के लिए उसमें क्या डालना पड़ेगा? उसको बेसिक बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक तरीके से उसके इफेक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। किसके? एसिडिटी के इफेक्ट को। तो मैं इसमें क्या मिलाऊंगी बेटा? एंटासिड। एंटासिड क्यों मिलाऊंगी? क्योंकि एंटासिड टैबलेट्स भी खाते हैं जब अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है? वो उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है उससे, और वो फिर हमारा जो साल्ट बनता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर। अब देखो, अब हमारा साल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक। जिससे क्या हो जाएगा? ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। और एंटासिड टैबलेट कौन सी होती है? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो खुद बेसिक होता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए मैं एंटासिड का यूज करूँगी। नेक्स्ट देखिए भाई, अब देखो बेटा एक बात और, अब मैंने इसमें लेमन जूस का क्यों यूज नहीं किया, इसका भी मैंने रीजन लिख रखा है। देखिए, जो लेमन जूस है वो क्या होता है? लेमन जूस में आपको पता है कि विटामिन सी पाया जाता है खट्टी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो लेमन में क्या है? सिट्रिक एसिड। वो खुद ही एसिड है, एसिड को एसिड में मिलाऊंगी तो ग्रीनिश ब्लू कलर होना ही नहीं है उसका। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर किसका मिक्सचर होता है बेटा? एसिटिक एसिड प्लस पानी का। किसका मिक्सचर होता है? एसिटिक एसिड प्लस वाटर का। अब मुझे बताओ, एसिड इसको कैसे बनाया जाता है? विनेगर को किसी एसिड को बैक्टीरिया से एक्ट करवा के बनाया जाता है, और ये भी एक तरीके का एसिड ही होता है। इससे इसको भी मैं एसिड में मिलाऊंगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और कॉमन साल्ट आपको पता है NaCl है ना, नमक है। तो ये ओनली क्या करेगा? ग्रीनिश ब्लू चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर
एंटासिड है वो ही करेक्ट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, एक स्टूडेंट है, ऐड सम मेटालिक ऐश इन वाटर। मेटल वाली जो ऐश है वो किस में डाल रहा है, पानी में, और वो एक टेस्ट ट्यूब में ले लेता है। ऐश गेट कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर, और वो जो ऐश है वो पानी में पूरी घुल जाती है और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। व्हाट वुड शुड द स्टूडेंट डू टू टेस्ट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बनाए उसको टेस्ट करने के लिए। टेस्ट द एसिडिटी यूजिंग ए ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का यूज करेगा या बेसिसिटी का यूज करेगा, रेड लिटमस पेपर को। देखो बेटा इसका आंसर ऐसे आएगा, देखो मेटल है, मेटल को मैंने पानी में घोल बनाया तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस पास हो जाएगी। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। इसलिए बेटा वो रेड लिटमस पेपर का यूज करेगा उसकी बेसिसिटी को चेक करने के लिए। और नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाती है, एसिडिक। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना है आपको। और इवेपोरेट हो जाएगा सॉल्यूशन क्रिस्टल, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर करेगा तो वो किसका यूज करेगा, हमारी रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको। फिर चाहे आपके पास ऑप्शन कुछ भी हो, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मेटल में जब पानी डालते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 बन जाता है। और ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। देखिए बेटा, गैल्वेनाइज आयरन पर जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो उसका स्पेशल नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। इससे हम गैल्वेनाइजेशन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द सीरीज कैन बी क्लासिफाइड एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, एक कार्बन का डिफरेंस। H को देखिए, H यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 3 का डिफरेंस, ये भी नहीं है इसमें। देखिए कार्बन 1 और यहाँ पे 2 में से एक गया 1। हाइड्रोजन का देखिए 3 और 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 6 में से 4 गए 2, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इसको और मेजर कीजिए, 3 में से 2 गया 1 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट कीजिए 5 और 1 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 7 और 1 8 में से 6 गए, कितने आएंगे बेटा 2। इससे हम इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड को जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को, वो किस में ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब हम इस ब्रेक डाउन को कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को, देखिए भाई, इट रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट कैन बी यूज अप बाय द सेल। देखो भाई, जब फूड है, जैसे मान लो ग्लूकोज है, जब वो ब्रेक डाउन होएगा लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो क्या बनता है, पेप्सिन बनता है ना। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग चीज़ें बनती है ना। अमीनो एसिड बन गया प्रोटीन का डाइजेशन से। तो ये ब्रेक डाउन ऑर्गेनिज्म की कैसे हेल्प करता है, देखो बेटा मैं इतना बता रही हूँ, ब्रेक डाउन होने से लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल बन जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो इट रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, कि वो सेल के द्वारा यूज की जाती है। अगला ऑप्शन है वो रॉ मटेरियल, वो इंश्योर करता है कि वहाँ पे एनफ रॉ मटेरियल हो और ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए। ये तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग है। आगे ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से पास हो सके। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हाँ मैं मानती हूँ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं होती है। और ये भी ठीक है, जब वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हमारी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, इसलिए वो लार्ज से स्मॉल में बनाएगा। और जो ब्रेक डाउन है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी रिलीज होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, प्राइवेट बन जाता है, और वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से पहुंचने के लिए सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट होने के बाद ही हमारी किसी सेल मेम्ब्रेन से पास होंगे, और सेल मेम्ब्रेन के पास होने के बाद ही वो साइटोप्लाज्म में जा पाएंगे। ठीक है, इससे हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फिगर गिवन, ये है कैपिलरीज। आगे देखिए भाई, द फिगर गिवन अलोंग साइड शो ए सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद लेबल्स 1 to 4। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट लेबल विद इस फंक्शन के साथ। देखिए बेटा, ये है पल्मोनरी वेन। क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन। इसका काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है और डायरेक्टली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देखो पल्मोनरी वेन है फर्स्ट,
इसका काम होता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिस ब्लड में बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन है उसको लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाके फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है बेटा, ठीक है। और ये डिफरेंट डायरेक्शन में बाद में चला जाएगा। अब आगे देखो, ये है ओर्टा। ओर्टा का काम क्या होता है, देखो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, आने के बाद ये पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर देखो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ओर्टा के थ्रू जाकर सारे बॉडी पार्ट में जाएगा। देखो बॉडी पार्ट में आया, यहाँ पे आने के बाद ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज ने क्या किया, ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुँचा दिया। और कैपिलरी किसको कनेक्ट करती है, वेन्स को और आर्टरीज को। अब देखिए ये वेना कावा क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, वापस से इस ब्लड को जो है जिसमें CO2 है उस ब्लड को ले जाएगी, ठीक है। CO2 यहाँ पे कैपिलरीज है, फिर CO2 एक्सक्रीट हो जाएंगे बाहर लंग से, और फिर ये कैपिलरीज उस ब्लड को लेके आएगी, और वो फिर दोबारा ये ब्लड देखिए पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो हमने देखा सबके अलग अलग काम है। पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आना, वेना कावा का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो हार्ट से कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स में लेके आती है, क्योंकि लंग्स में CO2 निकल जाती है, फिर ऑक्सीजन आ जाती है। तो देखिए अब इसमें हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, देखिए फर्स्ट पल्मोनरी वेन, वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से लेके आती है। देखिए पल्मोनरी वेन कहाँ है, यहाँ पर, वो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है बॉडी पार्ट से, ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट होगा। आगे पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है ब्लड को लंग से हार्ट, ऐसा नहीं है बेटा, वो हार्ट से लंग में लाती है, कहाँ पे लाती है, हार्ट से लंग में, इसलिए भी ऑप्शन नहीं है। ओर्टा टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, देखिए ओर्टा, अब हमने देखा ये ओर्टा का काम था, देखो ये वाली ये हमारा ब्लड इधर आ गया और ये ओर्टा ले गई, देखो ओर्टा लेके गई, और यहाँ पे कैपिलरीज डिफरेंट बॉडी पार्ट तक कौन लेके जाएगी, अपना ओर्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही है। वेना कावा ब्लड को लेके आती है बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम में, देखो वेना कावा ने क्या किया, ब्लड को लेके आई डिफरेंट बॉडी पार्ट से, लेकिन वो कैसे ब्लड को लेके आती है बेटा, ये लेके आती है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये वॉकिंग है। रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है ये इनवॉलंटरी होता है, हमारी इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जो वॉकिंग है वो कैसा है, वॉलंटरी, हमारी मर्जी होगी तो हम चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। कंडक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा की जाती है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, वॉकिंग ब्रेन के द्वारा की जाती है, कौन सा ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। और अकर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ ही सेकंड में हो जाता है, और इसमें लंबा समय लगता है, और ये क्या करता है, इंटेंशनल एंड नॉन मैकेनिकल रेस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। आगे ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक, अपने आप थोड़ी ना होता है, ये हमें करना पड़ता है ये, और मैकेनिकल रेस्पॉन्स है, ये भी बिल्कुल गलत है बेटा, ये हमारी मर्जी होगी तब हम चलते हैं, तो ये हमारी सोच समझ के किया गया रेस्पॉन्स है, तो इसलिए इनकरेक्ट बताना था, हम ऑप्शन नंबर D को करेंगे। नेक्स्ट, एक फ्लावर है, द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, देखिए भाई वो फ्लावर, देखो मेल गैमेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर, और फीमेल गैमेट्स को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। तो ये बाकी सारे पार्ट गलत हैं बेटा, ये फीमेल के ही कुछ पार्ट्स हैं, जैसे स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव का ये पार्ट है, स्टाइल भी, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स को मेन प्रोड्यूस करने का काम होता है एंथर, एंथर में होता है पोलन ग्रेन, ओवरी में होता है ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, देखिए बेटा हमें बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए बेटा ये यहाँ पे आएगा, जो टेस्टिज होती है ना, टेस्टिज से वास डिफरेंस, फिर यूरेथा, क्या होता है, जो टेस्टिज होती है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, वास डिफरेंस में क्या होता है बेटा, अपने जो टेस्टिज होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस होता है अपना यूरेथा में, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताना है द टेबल विच शो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड हाउ दे गेट एनर्जी। अब देखिए इस टेबल में हमें बतानी है कि कैसे कैसे किसको क्या मिल रहा है। देखिए विच ऑप्शन शो द करेक्ट मॉडल मेड बेस्ड ऑन द टेबल।
देखिए हमें इनमें ऑप्शन दे रखे हैं। फिर हमें देखो ट्री किसका यूज करते हैं बेटा, सनलाइट का। लायन किसको खा रहा है, जिराफ और राइना को। देखो भाई सबसे पहले ट्री देखिए, ट्री है, ट्री को कौन खाता है, पहले ये देखिए ट्री को कौन खाता है, राइनो और जिराफ। कौन खा रहा है बेटा, सॉरी यहाँ देखिए राइनो और जिराफ, कौन खा रहा है ट्री को, राइनो और जिराफ। तो हम इस पे जाएंगे, देखिए ट्री को खा रहा है राइनो और जिराफ, ठीक है। और इन दोनों को कौन खा रहा है, लाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अ लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। देखिए मीडियम ए से आई और मीडियम बी की तरफ चली गई। देखिए अब देखो ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल आई देखिए और ये एंगल आर देखिए। एंगल आई बड़ा है ना और एंगल आर क्या है, छोटा है ना। तो अब हमें बताने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव ए से क्या होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी टू ए। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन बी बटे में साइन ए बनेगा। तो अब हमने देखा जो यहाँ पे बी की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे छोटी है और ये क्या है, बड़ी है ना। तो अब हमारा डिपेंड करेगा कि क्या है। देखो हमारा फॉर्मूला होता है साइन आई बटे में साइन आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर एंगल आई आर से बड़ा है तो क्या होगा, एंगल आई आर से बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन भी क्या होगा, बड़ा। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिटी से क्या होगा बेटा, बड़ा। नेक्स्ट देखिए, द फुल लेंथ, क्योंकि हमने देखा था ना ये एंगल आई बड़ा था, ए एंगल क्या था, बड़ा, और एंगल बी क्या था, छोटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बताना है हम रिलेटिव टू ए, ठीक है। इसलिए इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। देखो लाइट देखो बिना बैंड हुए आ रही है और यहाँ पे देखिए लाइट बैंड होके जा रही है ना। तो यहाँ पे लाइट को ये देखिए ये इंसिडेंस एंगल बड़ा है और ये रिफ्रैक्टिव एंगल छोटा है, तो इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बाय सीन बाय यूजिंग। देखिए बेटा हमने देखा था गाड़ियों के अंदर साइड व्यू मिरर होता है जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उससे हमें क्या करते हैं, वो साइड में लगाने से क्या होता है कि हमें डिमिनिश साइज की इमेज मिल जाती है और वाइड व्यू मिल जाता है, मतलब हमें पूरे सारा ट्रैफिक एक छोटे से मिरर में दिखाई दे जाता है। तो अब हमें बड़ी बिल्डिंग को देखना है या किसी बड़े पेड़ को देखना है और उसकी मुझे फुल इमेज देखनी है, चाहे वो छोटे रूप में दिखाए, डिमिनिश साइज में दिखाए, लेकिन पूरा देखना है। इसलिए उसके लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करूँगी। आगे देखिए भाई, और वो सीधा भी दिखाएगा, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सीधी में दिखाता है। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली कैप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। कोई इंसान है जो 2 मीटर से दूर की चीज़ को नहीं देख पा रहा है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। देखिए बेटा वैसे अपना जो फार पॉइंट होता है बेटा इन्फिनिटी होता है, तो नॉर्मल आई में तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, लेकिन जैसे कोई इंसान है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, कितनी दूर की, 2 मीटर से ज़्यादा की। इसका मतलब दूर की नहीं देख पा रहा। जब हम जिस बीमारी में दूर की चीज़ नहीं देख पाते उसमें कौन सी बीमारी होती है बेटा, मायोपिया। कौन सी होती है, मायोपिया। और मायोपिया बीमारी क्यों होती है, क्योंकि इस वक्त इस बीमारी में हमारा क्या होता है, जो आई बॉल है वो छोटा हो जाता है, तो रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है। तो इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और कॉनकेव में पावर क्या होती है, नेगेटिव। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है कि उसकी पावर क्या होगी। देखो यहाँ पे 2 मीटर है, देखो हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/u। ये किसका फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। देखो v, अब हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है बेटा, माइनस के 200 सेंटीमीटर की दूरी पर। u बराबर माइनस इन्फिनिटी, वैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए था, इन्फिनिटी पर। तो u को हम माइनस का इन्फिनिटी मानेंगे क्योंकि u को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 1/-200 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी। किसी के नीचे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0, तो ये पूरा 0 बन गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से, माइनस के 200 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर। और पावर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। तो 1 में माइनस का 2, माइनस बाहर, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो हमारी पावर कितनी आ गई, 0.5, ठीक है, माइनस के 0.5 डायोप्टर। अगला देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन इज कन्वेड विद रिस्पेक्ट टू। देखिए बताइए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है रेटिना से ब्रेन पे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, रेटिना से ब्रेन पे। तो वो हमारे कौन लेके जाती है बेटा, ऑप्टिक नर्व।
जो कि हमारी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे आई और ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो भी हम देखते हैं उस इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम होता है इसका। देखिए, व्हेन ए 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 मिली एम्पियर। देखिए, हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है V/I, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। वी हमारे पास कितना है 4, और हमें आर दे रखे बेटा 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को में एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला 1000 जो 100/1000 आएगा ये आ गया डिवाइड की वजह से ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 40 ओम। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, हमें ये दे रखा है बेटा, हमें देखना है फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो, ब्यूट है तो कार्बन कितने होंगे 4, तो हम कार्बन 4 बना देंगे, 1 2 3 4 बना दिया हमने। अब हमने देखा ये क्या है सिंपल ब्यूटेन, जिसको हम एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन ब्यूटेन। अब मैंने कार्बन की संख्या आइसोमर्स बनाने के लिए हम इसको 3 कर देंगे, 1 2 3, और सेकंड नंबर पे हम CH3 ग्रुप ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि देखो जैसे ही मैं एक कार्बन को रिप्लेस कर देती हूँ, देखो पूरा ये CH3 ग्रुप गायब हो जाता है। तो इस CH3 ग्रुप को मैंने सेकेंड पोजिशन पे लगा दिया है। देखो ये CH3 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आइसोमर्स बन गया। तो आइसोमर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन वैसे जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो अब इसे करके जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल करेक्ट है और ये ही इसका रीजन है, इससे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ब्रेन। जो साइटोन रीजन होता है किसी नर्व फाइबर के अंदर, आपको बताया नर्व फाइबर सबसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ब्रेन के लिए। तो देखिए ये जो साइटोन होता है वो बेटा वो मेन सेल बॉडी पार्ट होता है न्यूरॉन का, और वो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और एक और बात, जो साइटोन होते हैं वो क्या करते हैं? इम्पल्स को एक से दूसरे में लेके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और कहाँ तक लेके जाते हैं? एक्सोन तक। कहाँ लेके जाते हैं? एक्सोन तक। तो यहाँ पे ब्रेन दे रखा है, इसलिए ऑप्शन अपना रॉन्ग है। देखिए जैसे हमने कई बार डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखिए न्यूरॉन करते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं ये, और ये देखो एक्सोन, ये माइलिन शीट ऐसे बन जाता है, और फिर ये नर्व एंडिंग होती है। अब मुझे बताइए ये साइटोन हो गया, यहाँ पे साइटोन ने बताइए एक्सोन को पास किया है ना पहले सिग्नल, है ना, इसलिए एक्सोन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, तो वो लगातार एनर्जी को प्राप्त करते हैं प्रोसेस को करने के लिए। ये बिल्कुल ट्रू है अपना। आगे, अबायोटिक कंपोनेंट नो लिविंग फैक्टर होते हैं इकोसिस्टम के, ये भी ट्रू है। लेकिन इसका और इसका क्या आपस में कोई लिंक दिख रहा है कि भाई इसने इसके बारे में कुछ कहा है? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ये अपने आप में दोनों ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। बिल्कुल ट्रू है बेटा। देखो आपने देखा होगा लाइट सेम डायरेक्शन में नहीं चलती। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है तो वो सेम डायरेक्शन में रहती है, अपने पाथ को विचलित कर लेती है, मतलब अपने पथ से डेविएट हो जाती है ये। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये भी बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? आपने देखा था लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है ना, जब भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, इसलिए ये वाला फॉल्स है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखिए बेटा, अब हमारा एक सैम्पल पेपर हो चुका है, अब हम सैम्पल नंबर 13 पे आ चुके हैं। ये सारे अनसोल्ड बेटा मैं करवा रही हूँ, सोल्व तो आपके पास बुक में है, लेकिन उनको भी मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रट लेंगे इन क्वेश्चन पेपर को, थोड़ा सा हमें नॉलेज के अकॉर्डिंग ही इनमें आंसर देना है। देखिए सैम्पल पेपर नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। हमें बताना है किस में केमिकल रिएक्शन होगी। देखिए, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। देखिए, जब हम गैस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं और प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हम नोब ऑन करते हैं सिलेंडर का, आपने देखा होगा कि जो गैस है वो रेगुलेटर से बाहर आ जाती है। वैसे मैं इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देती हूँ। देखिए,
जो अर्थ है, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा कितनी होती है 21%। अब हमने उस गैस को एक सिलेंडर में डाल दिया। सिलेंडर में कब डालेगी, जब मैं उसको कंप्रेस करके डालूंगी, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल को पास पास लेके आऊंगी तो थोड़ी सी वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो अब इसके पास जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें कितनी है 99.7%। और वो कैसी है, प्योर ऑक्सीजन है। और आपको बताइए ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पे यूज होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। तो अब इसने क्या रखा है, तो इसमें क्या केमिकल, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन तो वो होती है जिसमें कोई नई चीज़ बने, लेकिन इसमें तो सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, ओनली स्टेट। तो इसलिए ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, तो फर्स्ट नहीं होगा। आगे लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, अभी हमने इसमें लिक्विफाई किया है तो वो भी नहीं है। आगे कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, आपको पता है अगर मैं पेट्रोल को चाइना डिश में रखती हूँ तो धीरे धीरे वो वोलेटाइल होता है पेट्रोल, तो वो उड़ जाता है ना, तो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में एक्सकेप कर जाएगा। इसलिए वो भी एक केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। आगे हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देखिए जब मैंने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर। कैसा होता है, ब्लैक कलर। तो हमने देखा एक नई सब्सटेंस फॉर्म हो गई, इसलिए केमिकल चेंज है। इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगी। नेक्स्ट देखिए भाई, when dilute sulfuric acid is added to a solid X a gas Y is formed। देखिए भाई जैसे हमें डाइल्यूट है H2SO4, ठीक है, एसिड है, और किसी गैस X के साथ सॉलिड के साथ मिक्स किया गया है तो Y इज फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो Y हमारा बना है, ठीक है, और साल्ट के साथ। तो अब इसने बताने X कार्बन है, Y हाइड्रोजन है, आगे एक्स जिंक है और वाई हाइड्रोजन है। मैंने इसी को करके देखा, देखो जैसे जिंक को मैंने H2SO4 के साथ किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट और H2 गैस। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठता है। आगे देखो जिंक के साथ करूंगी तो ऑक्सीजन गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, और जब कॉपर के साथ करूंगी तो भी ऑक्सीजन गैस नहीं आएगी। कौन सी आएगी, हाइड्रोजन गैस। इससे हमारा, और कार्बन एक नॉन मेटल है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगी, इससे ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ डालेंगे। देखिए आगे, ए कंपाउंड ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखिए भाई ये बात याद रखना बेटा, जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो हमारा कौन सा कंपाउंड बना है यहाँ पे, Fe3O4। आपको ये रिएक्शन लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर कॉपर को मैं ओपन में छोड़ देती हूँ, हमने देखा धीरे धीरे उसके ऊपर लोसिस, वो कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, धीरे धीरे वो लॉस कर देता है अपनी शाइन को, और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, जो कि हम जानते हैं कॉपर का बर्तन जब भी उसको जंग लगती है तो उस कौन से कलर में चेंज होते हैं, ग्रीन कलर में। तो हमें बताना है दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या बना है, देखिए मैंने किया हुआ है। देखिए जब कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो क्या बना देगा, ये बनाएगा कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मिक्सचर बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर बनाएगा, जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग होती है जब कॉपर को जंग लगती है। इसलिए अब इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन है, कॉपर कार्बोनेट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम कॉपर कार्बोनेट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। देखिए कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ, बताइए कार्बन किस फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये दोनों के रूप में पाई जाती है, मोनोऑक्साइड के रूप में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ क्रिएटिंग ए सक्शन फोर विच पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ ट्री टू इट्स लीव्स। देखिए भाई आपने देखा होगा अपवर्ड पुल, जब पौधों में पानी देते हैं हम मिट्टी में, मिट्टी से जड़ें उस पानी को ऊपर की तरफ लेके आती हैं ना, लेके आने के बाद मुझे एक बात बताओ, ये कैसा पुल होगा, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, जिससे पानी इधर से उधर जाएगा। ग्रेविटेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही, रेस्पायरेशन भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आइडेंटिफाई द phase of circulation which is represented in the diagram of Hurt given below, allow indicate contraction of the chamber shown। देखिए बेटा हमें इस चैम्बर के और इस चैम्बर के बारे में बताना है। देखिए जो ये हमें दिख रहा है, देखो ब्लड ट्रांसफर हुआ है टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें एरो का बताना है,
देखिए ये ब्लड तो ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स में, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 चली गई, लंग्स में गया, वो CO2 लंग्स से बाहर आ जाएगी और फिर दोबारा से वो हमारा किस में आ जाएगा, हार्ट में होता रहेगा। तो ब्लड ट्रांसफर हुआ है लंग्स में, ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, कहाँ जाएगा वो, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या होगी, उसमें से CO2 निकल जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी ना, और पंप्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली, और साथ साथ जब उसमें ऑक्सीजन आ चुकी है तो वो सारे बॉडी पार्ट में जा रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। देखिए ये हमें जानते हैं कि जो प्लांट्स है उसमें 5 तरह के हार्मोन होते हैं, सब हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे ऑक्सीजन हार्मोन हमें ग्रोथ करवाता है, स्टेम को ज़्यादा बढ़ाएगा और रूट को कम बढ़ाएगा, और ऐसे ही गिबरलिन नाम का हार्मोन होता है, साइटोकिनिन होता है। लेकिन ABA हार्मोन का काम होता है उल्टा काम, मतलब जैसे एज लाना, है ना। और जब लीव्स और फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं, आपको पता है मैच्योर होने के बाद वो अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, तो इसका काम भी क्या होता है, ABA या एब्सिस एसिड का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। मुझे बताइए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता था, ये एक ऐसा मेथड जिससे हम प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट को उगाते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वो किस किस के हेल्प से किया जाता है, देखो स्टेम, जड़, देखो पत्ता ना, जैसे हमने गुलाब का पौधा है उसको मिट्टी में दबाया तो उस पर नए प्लांट उग जाएंगे थोड़े टाइम बाद। जड़ का भी यूज करते हैं हम, और पत्तियों का भी यूज करते हैं, जैसे मैरीगोल्ड के पौधे में करते हैं हम पत्ती का यूज। आगे देखो भाई, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड बाउल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर। देखो तुमने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है और जिसके ऊपर धागे धागे जैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स, ये हमने पढ़ा था ना, स्पोन्जियम बन जाता है, एक तो स्पोर्ट्स आ जाते हैं। अबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड। देखिए बेटा, अब ब्रेड में न्यूट्रिशन है उसके खाने के लिए, मॉइस्चर है तभी वो उसके ऊपर आएगा, विदाउट मॉइस्चर वो होगा नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आएगा। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांचेज हाइफी, इसका मतलब ये नहीं है बेटा, ट्यूब जैसी हाइफी की वजह से नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोन्जिया की वजह से भी नहीं है। मेन तो बेटा इन दोनों की वजह से उसकी ग्रोथ रैपिड होगी, हमें रैपिड ग्रोथ बतानी है, इसलिए मैंने ऑप्शन 2 को करेक्ट किया है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू UV रेज रिजल्ट्स इन। देखो भाई, कोई इंसान है मान लो ज़्यादा वो UV रेज के अंदर रहता है तो उससे क्या होगा, देखो इसका इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, याद रखना इम्यून सिस्टम रियल में डैमेज होता है। नेक्स्ट है स्किन कैंसर, ये हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं। लंग्स डैमेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और पेप्टिक अल्सर होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अल्सर की बीमारी तो कब होती है, पेट में एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे जिसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन, ये चीज़ें दे रखी है। हमें बताना है किस मीडिया में लाइट इंसिडेंट ऑप्टिकली का मतलब 90 डिग्री से ऊपर एंगल बनाते हुए जाएगी। ऑप्टिकली एंगल होता है 90 से 180 के बीच का। वुल बैंड द मोस्ट, और हमें बताने ऑप्टिकली एंटर कर रही है, वो ऑप्टिकली एंटर कर रही है और सबसे ज़्यादा बैंड होगी। बैंड का मतलब बिल्कुल नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। कब झुकेगी बेटा, देखिए इसमें लिख रखा है मैंने ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के ऑप्शन में दिया है क्योंकि ग्लिसरीन कैसी होती है बेटा, आपको पता है गाढ़ी होती है। कैरोसिन मस्टर्ड ऑयल से भी ज़्यादा गाढ़ी कौन होती है, ग्लिसरीन। और जो चीज़ गाढ़ी है उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास, है ना, तो उसमें लाइट ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाएगी तो बेचारी वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और इसलिए उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी क्या होगा, हाई। ठीक है, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी ना, जिस भी मीडियम में, उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स उसका सबसे क्या होगा, ज़्यादा। ये बात याद रखना। आगे देखिए, जैसे एयर में सबसे ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड 3 गुना में 10 की पावर 8, उसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, दूर दूर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट देखिए, इन ए डायग्राम शोन बिलो ए बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इनसाइड ए ग्लास स्लैब टू एयर। देखिए ये जो मैं डायग्राम दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, एक बीम ऑफ लाइट है जो ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है टू एयर की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग मार्क पाथ विल रे ऑफ लाइट टेक एज इट इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब। अगर वो ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है तो कौन सा पाथ होगा, मेरे को एक बार बताइए। ये मीडियम कैसा है, लिक्विड, इसके मीडियम बाहर एयर है, उसके मॉलिक्यूल से के कंपैरिजन में क्या है, पास पास। तो जब लाइट, ये डेंसर मीडियम है, बाहर वाला मीडियम कैसा है, रेयर, ये देखो नॉर्मल है।
नॉर्मल है। तो मुझे एक बार बताइए, अब ये और ये तो एंगल छोटा हो गया, ये और ये वाला एंगल क्या हो गया, बड़ा। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से बैंड अवे हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, नॉर्मल से बैंड अवे। देखिए ये एंगल है छोटा और ये एंगल क्या है, बड़ा। तो ये एंगल आई हो गया और ये क्या हो गया, आर। तो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, बड़ा नॉर्मल से, है ना। तो इसका मतलब जो लाइट, देखो सॉरी यहाँ तक का एंगल नहीं है, ये यहाँ तक है, सॉरी, है ना, ये वाला एंगल, सॉरी, ठीक है। तो ये वाला एंगल आई से क्या है, बड़ा। तो जो आर है यहाँ पे आई से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि लाइट कहाँ से आई है बेटा, डेंसर से रेयर मीडियम में। इसलिए हम ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, आर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट। देखो बेटा एक बात याद रखना, हमारे मायोपिया में तो दूर का नहीं दिखता और हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता। और कैटरेक्ट की बीमारी में क्या होता है, ये बेटा बूढ़े लोगों में होती है मेनली। और इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी आँखों का आई लेंस है, आपको पता है ट्रांसपेरेंट होता है, आँखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। धीरे धीरे उसके ऊपर एक वाइट कलर का क्लाउड सा बनने लग जाता है, जिसमें हमारी आँखें ओपिक्यू आई लेंस हो जाएगा, मतलब उसके आर पर वो देख नहीं पाएगा। तो उसको हटाएंगे फिर उसके बाद वो देख पाएगा। तो बूढ़े लोगों में होता है ये, इसलिए ओपिक्यू आई लेंस होगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 15। इसमें देखो बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना इसको। अ पर्सन स्टैंडिंग एट पॉइंट वाई इज वॉचिंग। देखिए बेटा एक आदमी है, एक सेकंड, देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी है जो कि वाई पॉइंट पे खड़ा हुआ है। देखो ये इस आदमी का क्या है, वाई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, वो आदमी देखिए एक कार को देख रहा है अपनी तरफ आते हुए। देखो ये एक्स है और ये पॉइंट ओ है, क्या है, ओ। तो अब हमें बताना है द टेबल शोन द वेरिएशन इन द पाथ ऑफ आई वाइल सीइंग द कार एट एक्स एंड ओ। देखिए मैंने इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को कर रखा है, क्यों कर रखा है, ये देखिए एट एक्स द फोकल लेंथ इज हाइयर देन एट ओ। फोकल लेंथ देखिए मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट है एक्स, एक्स से यहाँ से आदमी तक के बीच की दूरी कितनी हुई है, देखिए ये ज़्यादा है ना एक्स से वाई। और ये देखिए ओ से वाई को देखिए फोकल लेंथ क्या होगी, कम। तो इसने क्या रखा है, एक्स पॉइंट पे फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी ओ के कंपैरिजन, ये बिल्कुल ठीक है। अगला ओ पर फोकल लेंथ हाइयर होगी एक्स से, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका अपोजिट हो गया ये। एक्स पे सिलरी मसल्स थिकर हो जाती है देन ओ पे। देखो भाई मेरे को एक बात बताइए, एक्स पे ये दूर है तो सिलरी मसल्स थिकर नहीं होगी, ठीक है। और एट ओ पे सिलरी मसल थिकर हो जाती है देन एक्स पे। देखो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पास आएगा सिलरी मसल्स उतनी ज़्यादा थिक होती चली जाएगी। तो ओ पे गाड़ी पास आ चुकी है, ठीक है, या मान लीजिए ये आदमी ही मान लो ओ पे खड़ा हो तो इसकी सिलरी मसल्स पास आ जाएगी, तो ओ पे सिलरी मसल्स क्या होगी, ज़्यादा पास हो जाएगी। इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को टिक करेंगे। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे जो फर्स्ट और फोर्थ को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए longer wire have greater resistance and smaller wire have lesser resistance। देखिए बेटा हमें ये पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितनी ज़्यादा लंबाई वायर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, उल्टा होता है। तो इसने क्या रखा है, लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, बिल्कुल ट्रू है। स्मॉलर वायर का हैव लेस रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ वायर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब अभी मैंने आपको बताया है रेजिस्टेंस कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को करेंगे क्योंकि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए ए रिसेप्टर इज ए स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं सेंस ऑर्गन में डेट परसीव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। देखो भाई रिसेप्टर क्या होता है, सेल्स होती है जो कि सेंस ऑर्गन पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर हमेशा सेंस ऑर्गन पे ही प्रेजेंट होती है। अपने कितने सेंस ऑर्गन होती है, 5। जैसे स्किन में कौन सा रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर। अच्छा टेस्ट करेंगे तो गस्टेटरी रिसेप्टर, देखेंगे तो फोटो रिसेप्टर आई के ऊपर, है ना, सुनेंगे तो फोन, ऐसे याद रखो
किसी का फ़ोन आया सुनेंगे तो ईयर में कौन सा रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। ऐसे ही सूंघने के लिए, नोच के लिए होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन के 5 रिसेप्टर होते हैं। तो हमें बताना है डेट परसीव ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। सब अलग अलग स्टिमुलस दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैव डिफरेंट रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलाई, ये भी बिल्कुल ट्रिक है। लेकिन ये दोनों सेम ही बात कह रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने उसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम आर द ट्रांसड्यूसर। देखिए बेटा, अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखाता तो आप तुरंत पहचान जाते, तो प्रोड्यूसर या ट्रांसड्यूसर एक ही बात है। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। आगे, प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। देखिए ये रेडिएंट एनर्जी मतलब सन जो एनर्जी को रेडिएशन के रूप में भेज रहा है हमें, उसको यूज करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये इसका क्योंकि ऐसा ही होता है फोटोसिंथेसिस में, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे हम। नेक्स्ट, फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। देखिए भाई, मुझे बताइए, साइड मतलब पीछे की इमेज को देखने के लिए साइड में गाड़ी के कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है ताकि वो पीछे की इमेज को देखता रहे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। आगे, कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू रखता है देन ए प्लेन मिरर, इसीलिए वो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं क्योंकि वाइड व्यू ऑफ रेंज लेना है उसको, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके लगाने का रीजन भी है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो बेटा आपके 2 सैम्पल पेपर हो चुके हैं। अब हम सैम्पल पेपर नंबर 3 देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे सारे सेक्शंस निपटाएंगे। इस बुक को मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपको, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द सैम्पल नंबर 14 है ये पेपर। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? देखो, पानी, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी कैसा होता है, न्यूट्रल, लेकिन कई बार क्या होता है टैप वाटर में थोड़ा बहुत जैसे एसिडिक भी हो सकता है वो पानी। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमने देखा Na + O2 मिलकर Na2O बना, तो ऐसे ही तो एसिड बेस तो हुआ ही नहीं, इसमें भी एसिड बेस नहीं हुआ, इसमें भी एसिड बेस नहीं हुआ, तो कौन सा है? ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। HNO3 कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। और NaOH कौन सा एसिड है बेटा? कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे मिलकर ये साल्ट बन गया और ये क्या बन गया? पानी, है ना। तो ये ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल्स। आपको पता है मेटल कंडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी को, सोनोरस का मतलब आवाज़ प्रोड्यूस करती है, डक्टिलिटी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम, डलनेस डल नहीं होती, वो शाइन करती है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं है हमारा। नेक्स्ट, जनरली मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ हमें साल्ट देने के लिए और हाइड्रोजन गैस देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। देखिए, ये बात आप याद रखना बेटा, मैग्नीज और मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस के मतलब वो किसके साथ रिएक्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, ये बात याद रखना आपने। तो वो कौन सा एसिड होता है जिसके साथ वो रिएक्ट करेंगी? HNO3 के साथ रिएक्ट कर देंगे। तो बाकी जो मेटल्स होती है ना, वो HNO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, ठीक है। और क्यों नहीं देती? क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज फाउंड टू बी 2,4। हाउ मेनी बॉन्ड? देखिए, अब इसमें वैलेंसी कितनी है इसकी? 4 वैलेंसी है, तो ये बॉन्ड भी कितना बना सकती है? 4। नेक्स्ट देखिए, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट ए स्टेप वाइज प्रोसीजर, लिखना है डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि CO2 गैस जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसने रोंगली ऑर्डर कर रखा है, उसके ऑर्डर को हमें ठीक करना है। तो देखिए भाई, मुझे एक बात बताइए, देखिए अब इसने ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, ये KOH डाल रखा है। KOH काम क्या होता है बेटा? ये CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी बेल जार के अंदर रखा हुआ है, तो सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगले में देखिए ये रखा हुआ है विदाउट CO2। तो मुझे एक बात बताइए, इस पौधे में स्टार्च होगा ना, है ना? इस पौधे में स्टार्च क्यों नहीं होगा? क्योंकि CO2 नहीं है, CO2 नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। अब देखो भाई, बोथ पोट्री प्लांट्स आर कैप्ट इन डार्क, दोनों प्लांट को डार्क में रख दिया कम से कम 3 डेज के लिए, तो ये पौधा क्या करेगा? जितना स्टार्च उतना यूज कर लेगा। आगे, बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट,
बॉटम को सील करने के लिए हम लगाते हैं वैसलीन। क्या लगाते हैं? वैसलीन। आगे, बोथ पोट्री प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्ट टेस्ट। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोट्री प्लांट्स को कहाँ रखेंगे? सनलाइट में आफ्टर द स्टार्ट टेस्ट। तो ये बिल्कुल गलत है, हमें रोंग ऑर्डर ही बताना है। देखो स्टार्ट टेस्ट करने के बाद सनलाइट में रखने का क्या फ़ायदा है ना, अंधेरे में रख के ही स्टार्ट टेस्ट किया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी रोंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In the excretory system of human beings, some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and water are selectively reabsorbed in। देखिए बेटा जो अपना ब्लड होता है ना, ब्लड इम्प्योर ब्लड अपनी किडनी के अंदर जाता है और किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। ये फिल्ट्रेटिंग यूनिट होती है जो कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इस तरह के साल्ट, वाटर, इन सबको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। ब्लड दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि बॉडी के लिए ये यूजफुल होते हैं, तो वो नेफ्रॉन का काम होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। और देखो ये इनकरेक्ट क्यों है? देखिए इसे क्या रखा, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। हार्मोन के लिए जीन नहीं होता, हर करैक्टर के लिए जीन होता है, कोई ना कोई गुण के लिए जीन होता है, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है। आगे, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन। हर प्रोटीन के लिए जीन होता है, ऐसा नहीं है, करैक्टर के लिए होता है, अभी मैंने बताया था आपको। प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन, ऐसा भी कुछ नहीं है। फॉर एवरी मतलब इनकरेक्ट बताना है। देखिए फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। देखिए बेटा क्या होता है, फॉर एवरी करैक्टर देयर इज ए जीन। हर करैक्टर के लिए जीन होता है, तो करैक्टर कैसे आएगा? किसी ना किसी हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, और हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को इसलिए करेक्ट मान लेंगे। और हर प्रोटीन के लिए जीन होता है क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम भी एक करैक्टर ही माना जाएगा, इसलिए इसको भी जीन के द्वारा किया जाएगा। और फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम मतलब ये सारी एक्टिविटी है, एक तरीके के करैक्टर को ही शो कर रहे हैं। ठीक है। और फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन। तो मैंने इसका क्या रीजन बताया है, जीन कब होता है? किसी ना किसी गुण को दिखाने के लिए। तो देखो हार्मोन को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन को करना और एंजाइम को प्रोड्यूस करना, ये सारे काम क्या हैं बेटा? हमारे एक करैक्टर को डिफाइन कर ले, इससे इन सब के लिए जीन होगा। लेकिन फॉर एवरी मोलिक्यूल ऑफ फैट के लिए जीन क्यों नहीं होगा? जो फैट है बेटा एक बायोमोलिक्यूल होता है, एक करैक्टर नहीं होता। ठीक है। क्या होता है? ये बायोमोलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में बनता है बाद में, ये एक करैक्टर नहीं है हमारे लिए, इसलिए उसके लिए नहीं होगा। आगे देखो भाई, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल ए। बीम ऑफ लाइट आ रही है ए से एंड बी से, देखो एंटर कर रही है ना, एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। सी और डी से बाहर आ रही है, तो ऐसा देखो पैरेलल आई और पैरेलल ही बाहर ही चली गई। तो ऐसा कब होता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है, पैरेलल आती है और पैरेलल बाहर जाती है। इनमें तो आपको पता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्रिज्म में तो मुड़ के जाएगी, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएंगे। आगे देखिए, दो लेंस है, एक की पावर है 2.50 डायोप्टर, दूसरे की है -375 डायोप्टर। उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया एक कंपाउंड लेंस बनाने के लिए, तो हमें फोकल लेंथ बतानी है सेंटीमीटर में। तो देखिए हम जानते हैं जो पावर है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? P1 + P2। तो पहले लेंस की पावर कितनी है? 2.50, अगले की कितनी है? -3.5। ऐड कर दो दोनों को, तो कितना गया? -1.25 डायोप्टर। फिर फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/P, तो 1/-1.25, तो 1/2 को हटाएंगे तो 100/125, क्या आएगा? -4/5। ये है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने 100 से गुना कर दो। 5 से 100 कितने पे कटा? 20 पे। 20 को 4 से गुना किया, कितना आएगा बेटा? -80। तो हम -80 डी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द इमेज शोन द रे डायग्राम ऑफ ए डिफेक्टेड आई। देखिए डिफेक्टेड, देखिए हमारे पास देखिए ये रे जा रही है, पास का ऑब्जेक्ट है और रे कहाँ मिल गई? पीछे की तरफ। ये कब होता है? ये डायग्राम हाइपरमेट्रोफिया वाली बीमारी में होता है। तो हमें बताना है क्रैक कैसे करेंगे। अब देखो हाइपरमेट्रोफिया में क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, तभी तो रेटिना के पीछे इमेज बनी है, और आईबॉल क्या होता है? छोटा। तो इसके लिए हम कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ये कॉनकेव है, ये नहीं आएगा, ये कॉनकेव है। लेकिन इमेज देखिए वापस से रेटिना पे बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही, सॉरी रेटिना से पीछे बन रही है, इसलिए इस ऑप्शन को नहीं मानेंगे। अब देखिए कॉनकेव लेंस लगाया और इमेज रेटिना पे बन गई, तो इस ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अब आगे देखिए, 4 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5
आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बट वन सेल इज रोंगली कनेक्टेड है एज शोन फिगर। देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस उल्टी कनेक्ट है ना, तो रोंगली को मैंने सर्कल कर रखा है। देखो हर सेल की 1.5 1.5 1.5 सबकी सेम है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पे, रेजिस्टेंस चार को जोड़ देंगे, कितनी हो गई 2 ओम हो गई, या जीरो रेजिस्टेंस हमारी 0.5 है, तो इन रेजिस्टेंस को एक सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट वन सेल इज रोंगली कनेक्ट की गई है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को हम 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट देखिए, हाँ ईएमएफ, सबसे पहले मैं ईएमएफ देखूंगी। हमारे पास सेल कितनी यूज हो रही है, 3 यूज हो रही है ना। देखो क्योंकि ये सेल तो रोंगली है तो इसका कोई यूज नहीं होगा, तो हमारी और ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, इससे हमारी ये 2 सेल को मानेंगे जिससे हमें ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा वोल्टेज 3 वोल्टेज। ओके नेक्स्ट देखिए, When a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 मिली एम्पेयर। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी सोल्व करवाया था, और इसका फॉर्मूला क्या था, R बराबर V/I 4/100, I मिली एम्पेयर में था इसलिए बटे में 1000 कर दिया, 1000 ऊपर गया, कट पिट के कितना आ गया 40 ओम। ठीक है नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पॉइंट ए पे देखना है, और ये करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो करंट है, देखिए अब इसकी डायरेक्शन को देखिए, ये किधर जा रहा है, पेज आउट जा रहा है ना, आउट जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो आउट ऑफ पेज मानेंगे हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक ग्रास होपर है इज ईटन बाय ए फ्रॉग, एक ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, बताइए जो फ्रॉग है, फ्रॉग ने किसको खाया, ग्रास होपर को, ग्रास होपर किसको खाता है, ग्रास को, तो ग्रास होपर कैसा था, हार्बीवोर, तो वो क्या था, हार्बीवोर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, और जिसको वो थोड़ा सा बड़ा एनिमल खा लेता है कार्निवोर वाला, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसे ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। देखो प्रोड्यूसर तो है ही नहीं ग्रास होपर, ये भी नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हार्बीवोर, तो 10% ला लगता है बेटा हमारा। देखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोनोसिस्टम इज ईटन, तो टेरेस्ट्रियल पर क्या लगते हैं बेटा, प्लांट्स, प्लांट्स को अगर हार्बीवोर खाएंगे तो उनको कितनी एनर्जी मिलेगी, 10%। आगे देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। आगे, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, या मैं कह सकती हूँ एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो मान लो हमने किसी मेटल को हाइड्रोजन के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बनती है, बनते ही वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना देती है, पानी, इसलिए हमें फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजन नहीं मिल पाता, क्या मिलता है, पानी, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें हाइड्रोजन फॉर्म नहीं हुई। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। आगे, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की संख्या क्या होती है, कम होती है, ये बेटा ठीक है बेटा, और प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कुछ ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, इसलिए ही वो कुछ ही को कर पाते हैं, सभी को नहीं कर पाते, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन इसकी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे, द मिरर यूज इन सर्च लाइट आर कॉनकेव स्फेरिकल, देखिए भाई जो मिरर यूज होते हैं लाइट, ये कॉनकेव स्फेरिकल होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कॉनकेव क्या करता है, सभी को डाइवर्ज करके सर्च लाइट में यूज किया जाता है, और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल होती है। देखिए कॉनकेव मिरर सबसे पहली बात रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनाता है, और जैसे ही कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, अगर कॉनकेव मिरर को मैं ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास ले आऊँगी, जैसे ये मान लो मैंने ऐसे पास ले आऊँगी, तो क्या होएगा, वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, और अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट की मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच में, तो वो रिड्यूस कर देगा साइज और रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली नियरर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई। देखो भाई मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें पास की चीज़ें दिखती है, ये बिल्कुल ट्रू है, और आई बॉल बड़ा होना इसका रीजन है इसका, इसलिए ये ए ऑप्शन आएगा। देखिए बेटा मैंने आपको अगेन तीन सैम्पल पेपर और करवा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन 3 सैम्पल पेपर के सेक्शन ए करेंगे, इस तरीके से करते करते हम पूरा ये एग्जाम आइडिया कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना बेटा, थैंक यू वेरी मच।